नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम मनाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के रूप में। 14 अप्रैल 1891 यानी आज ही के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो इनके बारे में आज हम कुछ अनसुने किस्से जानेंगे, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये बातें सभी कोई एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, व्यवहारिक बातें हैं। कुछ लोगों को क्या है कि महापुरुषों के बारे में जानने की इच्छा होती है, उनके महान जो लोग हुए उनके बारे में जानने की कुछ लोगों की इच्छा होती है। उसी के हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, युग निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो इनके पूर्वज थे, इनके जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रहते थे, यानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आए थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पूर्वज। और इनके पिता का नाम था रामजी राव। इनके पिता का नाम था रामजी राव, जो क्या थे कि ब्रिटिश सेना के अंदर, यानी सेना के पद के अंदर थे ये। और ब्रिटिश सेना के अंदर ये थे, ब्रिटिश सेना के अंदर सूबेदार के पद पर थे रामजी राव। और इनकी माता का नाम था रम भीमाबाई। इनकी माता थी भीमाबाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता थे रामजी राव, जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार के पद पे थे। और इनकी माता थी भीमाबाई। तो ये यानी कि ये थे थोड़े निम्न कुल में थे। उस समय बहुत ज्यादा छुआछूत थी, जातिवाद थी, तो एक निम्न कुल में माने जाते थे। इसी कारण इनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार होता था। उस समय बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था, लेकिन इस सेना में फिर भी इनके साथ दुर्व्यवहार होता था। और कोई ज्यादा इनकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी? कमजोर थी। भीमराव अंबेडकर थे, ये अपने पिता की 14वीं संतान थे। इनके कौन से संतान थे? पिता की 14वीं संतान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इनमें से अधिकांश बच्चों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। इनमें से भीमराव अंबेडकर सहित 5 ही बच्चे जीवित बचे थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर थी और समाज में छुआछूत ज्यादा थी। इसी कारण क्या इनके 5 ही बच्चे जीवित बचे थे, जिनमें से 2 भाई थे भीमराव अंबेडकर के और 2 बहनें थी। एक भाई का नाम आनंदराव था और दूसरे भाई का नाम बसंतराव था। और बहन मंजू और तुलसी थी इनकी। तो ये 5 भाई बहन हो गए। पिता का नाम रामजी राव, माता का नाम भीमाबाई। तो इनका जन्म हुआ था। फिर ये देखिए, ये आए थे रत्नागिरी महाराष्ट्र में थे, और वहां से ये नौकरी के चलते हुए इंदौर के महू में आ गए थे। यानी इनके पिता क्या है? इंदौर के महू में आ गए नौकरी के चलते। इंदौर महू में आ गए, नौकरी के सिलसिले में आ गए। और वहीं पर जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उस समय उनका नाम था भीमराव। यहां पर मैं एक बार भीमराव नाम का उच्चारण करूंगा, भीमराव नाम शब्द में प्रयोग करूंगा। इसके लिए कोई आपत्ति न करें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनकी ये जातियां, जैसे जैसे इनकी ख्यातियां बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी ख्याति बढ़ेगी और इनके आगे उच्चारण के आगे लगते जाएंगे। ऐसे ऐसे हम नाम को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक बार इनके लिए मैं भीमराव शब्द का उपयोग कर रहा हूं। तो बाद में देखिए, जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को भीमराव का। और वो बात कहते हैं कि पूत के पैर तो पालने में दिखाई दे जाते हैं, यानी पूत के पग तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। और बालक भीमराव अंबेडकर को देखकर सभी ने कहा कि ये तो एक बहुत बुद्धिमान बालक है, क्योंकि इनका माथा बहुत चौड़ा था, यानी माथे की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। तो कहा जाता है कि जिसकी माथे की चौड़ाई होती है वो बुद्धिमान होता है। तो इन्हें बहुत बुद्धिमान बताया गया। इस कारण इन्हें बुद्धिमान बताया गया
तो धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर का मत यानी बाल्यावस्था में आए, तो उनके जब 4-5 वर्ष की हुए, भीमराव अंबेडकर 5 वर्ष के हुए, तो इनकी माता भीमाबाई ने कहा कि इनके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था की जाए, इन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाए। तो इनके पिता दिन में नौकरी करते थे और नौकरी के चलते ये वो पहले फौज की नौकरी करते थे, तो फौज में 15 वर्ष की नौकरी होती थी, यानी इनके पिता को 15 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेना पड़ा। 15 वर्ष की नौकरी के बाद इन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी, अब और ज्यादा कमजोर हो गई, तो इसी सिलसिले में ये इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे और आ गए कहां पहले थे, इंदौर के महू में, और इंदौर के महू से ही आ गए सतारा में आकर रहने लगे। और वहीं पर इनके पिता ने एक कोई कंपनी के अंदर नौकरी ढूंढी और वहीं पर नौकरी करने लगे, कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगे कंपनी के अंदर गार्ड की। तो वहीं पर इनकी भीमराव अम्बेडकर की माता ने कहा कि इनके लिए कोई स्कूल की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने जैसे तैसे करके कोई स्कूल देखा, लेकिन वहां पर भीमराव अम्बेडकर को एडमिशन नहीं मिला। ये कहकर मना कर दिया कि आप तो निम्न कुल से हो, यहाँ पर छुआछूत छू लेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ये छुआछूत के कारण नहीं मिला। फिर बहुत तलाश करने के बाद उन्हें एक स्कूल में दाखिला मिल गया, और एक स्कूल में उन्हें दाखिला मिला, लेकिन एक शर्त थी कि आपका बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा, क्लास के बाहर बैठेगा, जहां और बच्चे चप्पल वगैरह निकालते हैं, और आपका बच्चा जो बैठने की जो दरी वगैरह है वो अपने साथ लेकर आएगा, और किसी को छुएगा नहीं, ऐसे कुछ शर्तें थी। तो वो मान ली और भीमराव अम्बेडकर क्या है स्कूल में जाने लगे। इसके बाद में देखिए क्या होता है, क्या क्या कंडीशन आती है उनके सामने। तो वे स्कूल में जाने लगे, उनका पढ़ाई में रुझान बहुत ज्यादा था, यानी वो पढ़ाई में होशियार थे। इसी कारण क्या है कि कुछ टीचरों के भी वो पसंदीदार हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे थे, वो 5-6 वर्ष के बच्चे थे, और उनके साथ व्यवहार किया जाता था छुआछूत वाला, वो निम्न जाति वाला। इससे उन्हें कुछ ठेस भी पहुंचती थी। एक बार तो कहते हैं कि जैसे भीमराव अम्बेडकर को बोला गया कि आओ बोर्ड के ऊपर भारत का मैप बनाओ, तो जैसे वो जाने लगे तो वहां पर कुछ बच्चों के टिफिन पड़े थे, तो बच्चों ने कहा रुकिए एक बार टिफिन उठा लेते हैं, आप इन्हें अगर छू लोगे, इनके पास से निकल जाओगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो ऐसी भावना थी उस समय, और ऐसी कंडीशन में भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें तो सिर्फ पढ़ना था, उन्हें तो सिर्फ आगे बढ़ना था। इसी जद्दोजहद के बाद, इसी कठिनाइयों के बीच, यानी कि उनका जीवन तो कष्ट में जीवन था, आर्थिक तंगी थी, इन्हीं कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने प्राइमरी स्कूल को पास कर दिया। प्राइमरी स्कूल को फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया, प्रथम रैंक से प्राप्त कर लिया। और वहीं पर प्राइमरी स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने यानी बच्चा अध्यापकों का तो प्रिय था, पढ़ाई में होशियार था, तो उस हेडमास्टर ने भीमराव को एक उपाधि दे दी अम्बेडकर की। भीमराव को एक उपाधि दे दी अम्बेडकर की, और अम्बेडकर नाम भीमराव को भी अच्छा लगा, तो ये अपने नाम क्या गए अम्बेडकर लगाने लगे, भीमराव अम्बेडकर। तो यहीं से इनकी उपाधि मिली। जैसे जैसे उपाधियां मिलेगी वैसे वैसे उनका जिक्र करते रहेंगे। तो प्राइमरी स्कूल में इन्हें उपाधि मिली भीमराव अम्बेडकर की, अम्बेडकर की उपाधि मिली, तो इनका नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। तो यहां पर अब देखिए क्या होता है इनके साथ। यहां पर अब जैसे भीमराव अम्बेडकर की इन्हें उपाधि मिल गई, इसके बाद इनकी माता थी भीमाबाई, इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और कोई हकीम के पास जाते या कोई डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर मना कर देते कि आप तो छू लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंसानियत जिंदा थी। किसी एक वृद्ध डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू किया, लेकिन 1 महीने के इलाज के बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। भीमाबाई की क्या हो गई, मृत्यु। अब वापस वही कंडीशन बिगड़ गई, सारा परिवार का सारा भार आ गया रामजीराव के कंधों पर। और उन्हें दिन में तो नौकरी में जाना था, और रात को आते लेट से खाना वगैरह बनाते, बच्चों को खिलाते, 5 बच्चे थे उनके। तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, यानी एक तो थी आर्थिक तंगी थी, कष्ट में जीवन था। इन्हीं सब के चलते उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। अब पहले भीमराव अम्बेडकर क्या है कि दोपहर का खाना साथ में ले जाते थे,
अब क्या करते कि शाम को पिताजी आते, शाम को लेट से आते, ज्यादा खाना बना लेते, वही बासी खाना सवेरे भीमराव खाकर स्कूल में चले जाते। लेकिन पूरे दिन स्कूल दूर हुआ करते थे, तो पूरे दिन बिना खाए यानी वो भूखे ही पढ़ाई किया करते थे पूरे दिन। अगर घर पे जाते तो टीचर बोल देते कि लेट आए हो, क्योंकि स्कूल और घर दूर हुआ करते थे, तो आपका एडमिशन काट दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, इनको धमकी दी जाती थी। तो क्या है कि वो पूरा दिन भूखा ही रहने लगे, रात का बासी खाना सवेरे खाया और स्कूल में चले गए, ऐसा करने लगे। फिर उनके एक प्रधानाचार्य थे, उनको थोड़ी दया आई। उन्होंने क्या किया कि जैसे भीमराव अम्बेडकर को अपने दोपहर में खाना खाते थे, तो थोड़ा भीमराव अम्बेडकर को भी दे दिया करते थे। उन्होंने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया, अम्बेडकर की उन्हें उपाधि मिल गई, फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। इसके बाद देखिए हाई स्कूल में गए, वो गए हाई स्कूल के अंदर। अब हाई स्कूल में उन्होंने अम्बेडकर शब्द का प्रयोग किया, भीमराव अम्बेडकर का प्रयोग किया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि इसी कारण के चलते उनकी जो पिताजी नौकरी करते थे, उस कंपनी के अंदर घाटा वगैरह लग गया और उनकी नौकरी छूट गई, पिताजी की नौकरी क्या हो गई, छूट गई। अब पहले ही परिवार में आर्थिक तंगी थी, कष्ट में जीवन था, अब तो पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। अब उन्हें हाई स्कूल में जाना था और यहाँ पर भी उन्होंने जैसे तैसे करके हाई स्कूल में दाखिला लिया। और यहाँ पर उनकी एक सहायता की थी, वैसे सहायता ही मान लो, एक सेठ था वहां का, सूरजमल सेठ था, उसके पास भीमराव अम्बेडकर के पिताजी ने क्या कि कुछ भी पैसे लेने गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पैसे नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखने के लिए लाओ। तो उनके पास एक पीतल की प्रांत थी, वो गिरवी रखकर वो 50 रुपए लाए थे और हाई स्कूल में दाखिला कराया। और हाई स्कूल को भीमराव अम्बेडकर ने फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया था। पिता की नौकरी नहीं थी तो फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया, हाई स्कूल को यानी बीए वगैरह हो गई थी इनकी। तो एक दिन भीमराव अम्बेडकर ने कहा, भीमराव अम्बेडकर से उनके पिता ने कहा कि हाई स्कूल अगर जानना चाहते हो कौन सा था, तो ये एल विस्टन था, एल विस्टन हाई स्कूल था, ये था एल विस्टन हाई स्कूल था सतारा के अंदर। वहां पर भीमराव अम्बेडकर ने फर्स्ट ईयर अपनी क्लियर की थी। तो एक दिन भीमराव अम्बेडकर से उनके पिता ने उनके अध्यापकों ने पूछ लिया कि तुम तो नीची जाति से हो, छुआछूत है, तुम तो छूत हो, ऐसे है वैसे है, कि तुम पढ़कर क्या करोगे। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं पढ़कर वकील बनूंगा, मैं पढ़कर वकील बनूंगा और एक ऐसा कानून बनाऊंगा जो सभी को मानना होगा और जो इस देश से छुआछूत को खत्म कर देगा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, भीमराव अम्बेडकर आगे पढ़ते रहे। उसके बाद में उनके पिता की नौकरी तो छूट गई थी, उनके पिता की नौकरी छूट गई। हाई स्कूल उन्होंने फर्स्ट ईयर से पास कर ली थी, उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। इसके बाद में उनके पिता की नौकरी छूट गई, तो उन्होंने पढ़ने के लिए वहां के महाराज थे, बड़ौदा के महाराज यानी बड़ौदा नरेश, उनकी सहायता ली उन्होंने आगे पढ़ने के लिए। और उनका एक मित्र था केलुस्कर की सहायता से ये बड़ौदा महाराज से मिले। और ये क्या थे कि प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति दिया करते थे। जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, पढ़ने में होशियार थे, उन्हें छात्रवृत्ति दिया करते थे। इनसे भीमराव मिले, अम्बेडकर जी मिले और अपनी सारी हालात बताई। और इन्होंने क्या है कि उन्हें 25 रुपए छात्रवृत्ति देना प्रारंभ कर दिया। उसमें छात्रवृत्ति थी 25 रुपए और वो देना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो पिताजी से उन्होंने पूछा कि आप दुखी क्यों। उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है, अब तेरी पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है, परिवार के खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। बोले क्या नौकरी करेंगे, तो चलो सेना में नौकरी कर लेता हूँ। तो इन्होंने सेना के अंदर नौकरी की, लेफ्टिनेंट की, सेना में नौकरी कर दी लेफ्टिनेंट की। और साथ साथ इनकी प्राइवेट पढ़ाई चलने लगी। प्राइवेट पढ़ाई करते थे, बड़ौदा नरेश से इन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती थी 25 रुपए 20 रुपए। और ये साथ साथ नौकरी करने लगे, जिससे थोड़ा परिवार भी चलने लगा। अब क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट की नौकरी कर रहे थे और इसी बीच क्या हुआ, उनका लेफ्टिनेंट की नौकरी कर रहे थे तो उनके पिता बीमार हो गए। इनके पिता बीमार होने से पहले क्या है कि लेफ्टिनेंट की नौकरी कर रहे थे, अच्छी नौकरी पर है, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे।
परिवार अच्छे से चल रहा था तो इनका विवाह हो गया, और इनका विवाह हुआ था रमाबाई से। मुंबई में थी, मुंबई में इनका विवाह हुआ रामाबाई से। रामाबाई से क्या हो गया, इनका विवाह हो गया। अब ये अपनी नौकरी पर जाने लगे। रामाबाई भी खुश थी कि पढ़ा लिखा है उनका पति और नौकरी के अंदर भी है, तो ये परिवार की कंडीशन थोड़ी अच्छी आई। इसके बाद में इनके पिता की बीमारी से बहुत हालत खराब हो गई। इनके पिता क्या है, बीमार हो गए, और ये सूचना जब भीमराव अम्बेडकर को मिली, तार चिट्ठी वगैरह मिला, तो उन्होंने नौकरी में अर्जी के लिए छुट्टी लगाई, तो उन्हें छुट्टी नहीं दी गई कि उस समय बहुत ज्यादा कड़े कानून बहुत ज्यादा कठोर थे। तो इन्होंने कहा कि नौकरी तो दोबारा आ सकती है, लेकिन मेरे पिता नहीं आ सकते, तो मैं इस नौकरी से छोड़ रहा हूं। यानी इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, और अपने जो भी हथियार वगैरह थे वो जमा कराकर नौकरी छोड़कर अपने पिता के पास आ गए। इनके पिता देखते ही इन्हें खुश हुए, लेकिन उनकी तो मृत्यु नजदीक थी, तो उनका स्वर्गवास हो गया। इनके पिता का क्या हो गया, फिर स्वर्गवास हो गया। इससे उनको क्या है कि भारी आघात भी पहुंचा, और ये फिर पढ़ने के लिए फिर क्या कि वही घर में रहने लगे, कंडीशन खराब होने लगी, नौकरी छोड़ दी थी, पिताजी भी नहीं रहे थे। फिर उनका मित्र केलुस्कर आया, और उसने कहा कि आप फिर से बड़ौदा नरेश के पास जाइए। वो प्रतिभाशाली बच्चों को क्या है कि पढ़ने के लिए विदेश में भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, तो आप वहां पर जाइए, आपको अवश्य वो भेज देंगे। तो यहाँ पर बड़ौदा महाराज के पास वो जाते हैं, तो उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया और कहा कि हाँ, पढ़ने के लिए आपको अमेरिका भेज देंगे। लेकिन थोड़ी सिचुएशन बदल गई थी। बोले कि अब जो आप पढ़ने के लिए अमेरिका भेजेंगे, अब आपको आपका खर्चा देंगे, छात्रवृत्ति वगैरह देंगे, तो इसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि जैसे आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो यहाँ आने के बाद 10 साल तक आपको बड़ौदा महाराज के नीचे काम करना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या है कि ये शर्त मान ली। बोले ठीक है, 10 साल में आपके यहाँ पर नौकरी कर लूंगा। और वो चले गए अमेरिका, जलयान से गए थे अमेरिका, और मुंबई से निकले थे अमेरिका के लिए 4 जून 1915 को। 4 जून 1915 को ये जलयान से गए थे अमेरिका, मुंबई बंदरगाह से अमेरिका गए थे। इसके बाद अमेरिका गए, तो अमेरिका में छुआछूत नहीं थी, अपने भारत में थी, अमेरिका में वहां नहीं थी छुआछूत। वहां का माहौल इन्हें अच्छा लगा, वहां पे पढ़ाई की उन्होंने, और इतना पढ़ते थे कि बहुत ज्यादा कि कई साथ वाले बोलते थे कि किस मिट्टी से बने हुए जो पढ़ते ही पढ़ते और कुछ काम नहीं करते। तब इन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नहीं आया तो मेरे यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है, सब वेस्ट जाएगा, तो मुझे फर्स्ट आना है। ये वहां पे पढ़े, उन्हें फर्स्ट भी आए, उन्हें उपाधि मिल गई थी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की। तो यहां पर इन्हें अमेरिका में उपाधि मिली डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की मिले अमेरिका के अंदर उपाधि मिल गई। तो और इनकी इच्छा थी कि डॉक्टरेट करने की। इनकी इच्छा थी डॉक्टरेट करने की, और इन्हें उपाधि मिल गई थी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की। तो ये डॉक्टरेट करके रुपए की ऊपर लिखना चाहते थे, रुपए के ऊपर क्या है कि लिखना चाहते थे, रुपए की समस्या थी उसके ऊपर लिखना चाहते थे। तो क्या लिखना, थीसिस लिखना चाहते थे रुपए के ऊपर। इसके बाद इन्होंने अमेरिका से लंदन जाने का विचार बनाया, और बड़ौदा महाराज को खत भेज दिया कि आप अब आगे की छात्रवृत्ति लंदन भेज देना, मैं लंदन जा रहा हूं पढ़ने के लिए। ये लंदन में, वहां की स्थिति थोड़ी खराब थी, क्योंकि लंदन इंग्लैंड का गुलाम था भारत, और वहां पर भारतीयों के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि ये अमेरिका वहां से भारत आए, इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, भारत आए और बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करने लग गए। आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो नौकरी करनी थी इनको, और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण क्या कि अमेरिका और लंदन में जब ये पढ़ रहे थे तो वहां पर इन्होंने बहुत सारी बुकें इकट्ठी कर दी थी, और वो भारत लेके आना चाहते थे। तो उन्होंने वहां से बुकों का बीमा करवा दिया, और जलयान से क्या है कि बोले कि भारत पहुंचा दो इनको, और मैंने ऑर्डर कर दिया, भारत आ जाएगी बुकें, तो उनका बीमा करवा दिया। और ये खुद आ गए, भारत में आ गए। तो इन्हें जाना था बड़ौदा महाराज के वहां, और इनके पास जाने तक का किराया वगैरह नहीं था, पैसे नहीं थे। तो तभी वो जहाज था, वो क्या है कि वो किताबों वाला जहाज डूब गया, जिस जहाज के अंदर किताबें आ रही थी वो डूब गया। और उनके पास क्या है कि फिर 1-2 दिन बाद
जो बीमा करवाया था उसकी 2000 रुपए रकम आई। इसमें से उन्होंने 500 रुपए अपने घर पे दिए और बाकी लेकर चले गए कहाँ, बड़ौदा महाराज के पास। बोले कि जब सैलरी आएगी तो और पहुंचा दूंगा। तो वहां पर ये क्या है कि सैन्य पद पर कार्यरत हुए। वहां पर इनको अच्छी कंडीशन में यानी कि पद मिला, सैन्य पद पर सैन्य सचिव के रूप में कार्यरत हुआ। लेकिन वहां पर भी छुआछूत इनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। कुछ समय यानी जैसे इन्होंने एक बार चपरासी से कह दिया कि पानी पिलाओ, चपरासी ने कहा नहीं पिला सकता पानी। उन्होंने कहा क्यों, पानी नहीं है क्या? लेकिन चपरासी ने कहा कि आप अछूत हो इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। ऐसे इनके साथ बहुत क्या है कि समस्या आने लगी। इस वजह से इन्होंने सोचा कि नौकरी से त्याग देना ही अच्छी बात है। तो इन्होंने इस बात की वो कंप्लेन की महाराज से, बड़ौदा महाराज से। तो उन्होंने अपने दीवान से कहा, लेकिन दीवान ने कहा कि ये तो समाज की रीत है, इसे हम नहीं बदल सकते। ऐसे करते करते थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने त्याग दे दिया फिर नौकरी से। कहा कि अगर ऐसे ही मेरे साथ व्यवहार हुआ तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ौदा महाराज से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन इन हालातों में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैं नौकरी से त्याग दे रहा हूँ। तो इन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी और त्याग दे दिया। फिर केलुस्कर ने, इनका बहुत मित्र था केलुस्कर, इसकी सहायता से ये क्या हुआ कि एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बन गए। एक कॉलेज के अंदर क्या है, प्रोफेसर बन गए और नौकरी लग गए कॉलेज के अंदर। वहां पर इनकी अच्छी सैलरी भी होने लगी। और इसी दौरान इनके पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र था जिसका नाम था यशवंत राव इसका जन्म हुआ और वहां पर वे लगे हुए थे। वहां पर भी थोड़ी चलो अच्छे पढ़ाते थे, इनकी इमेज भी बनने लगी अच्छी। पॉलिटिकल पढ़ाते थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। तो वहां पर इनकी थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई, लेकिन वहां पर भी थोड़ा छुआछूत था। एक अध्यापक, इन्होंने एक बार कोई घड़े से पानी पी लिया तो वो घड़ा ही फोड़ दिया गया। इन्होंने माफी वगैरह मांगी और प्रोफेसर से अच्छी स्थिति हो गई थी, आर्थिक स्थिति बड़ी सुधरने लगी। तो ये क्या है कि आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण फिर वापस पढ़ने के लिए लंदन चले गए और लंदन में पढ़ाई जारी की इन्होंने। और वहीं से लंदन में इन्होंने रुपए की समस्या के ऊपर थीसिस लिखी, रुपए की समस्या के ऊपर लिखा इन्होंने। और वहीं पर इनकी सहायता, इन्होंने फिर दोबारा खत भी लिखा था बड़ौदा नरेश को कि मुझे कुछ सहायता चाहिए थे। तो इन्होंने पैसे वगैरह भी भेजे थे, यानी इनकी बहुत सहायता की थी बड़ौदा नरेश ने। इन्हें पता था कि ये प्रतिभाशाली बालक है, जरूर जीवन में कुछ करेगा। तो इनकी बहुत कुछ सहायता की थी इन्होंने। तो इन्होंने वहां पर लंदन के अंदर क्या किया कि रुपए की समस्या के ऊपर लिखा और वहां पर इन्हें डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की, वहीं पर उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि मिली। वहीं पर इन्होंने अपनी सभी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद ये भारत आए। भारत में इन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी, जो भी थोड़ी कागज कार्रवाई की वो पूरी करके क्या है कि भारत में वकालत शुरू करनी कर दी। अब ये भारत में क्या करने लगे, वकालत। भारत में भीमराव अम्बेडकर जी वकालत करने लगे। तो वकालत ये उन लोगों की करते थे जो क्या है कि थोड़े नीचे कुल से थे, अछूत से उनकी वकालत करते थे ये। और इन्होंने जो पैसे देते थे तो ठीक है, अगर नहीं देते थे तो भी कोई बात नहीं थी, मांगते नहीं थे कि आपके पास जैसा है वैसा दे दो। यानी गरीबों की सेवा करने लगे एक तरीके से और वहीं पर सभी की सहायता करने लगे। इसके बाद में एक इनके पास केस आया था, यानी पहला अछूत मुकदमा आया था, दो भाइयों का था। इन्होंने दो भाइयों ने एक बुक लिखी थी अछूतों के ऊपर कि हमें तो गांव से अलग रखा जाता है। ये कहा जाता है कि गांव में आने से पहले ढोल बजाओ और जैसे भी सुबह होने से पहले हमें से झाड़ू निकलवाई जाती है, यानी गंदा व्यवहार किया जाता है। तो ये पुस्तक लिखने के कारण उन दोनों के ऊपर किसी ने मानहानि का, यानी उच्च वर्ग ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया। और ये केस आ गया कोर्ट में। कोर्ट में बाबा साहब ने कहा कि केस तो मैं लड़ूंगा, दलितों की तरफ से मैं लड़ूंगा केस। तो इन्होंने लड़ा और ये केस काफी मजबूत केस था और ये भी जीत भी गए थे। इस केस को जीतने के बाद यानी इनकी जो लोकप्रियता थी वो बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी। और इन्हीं के सम्मान में फिर ये माने पूना के अंदर प्रथम पूना का था प्रथम मुकदमा था इनका, जो दो भाइयों वाला आपको बताया। तो इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और इन्हीं के सम्मान में महार सभा का
आयोजन किया गया, महासभा का आयोजन किया गया। और ये थी सबसे अछूतों की सबसे बड़ी महासभा। ये महासभा किसे थे, तो इनके लिए एक महासभा का आयोजन किया गया, जो अछूतों की सबसे बड़ी महासभा थी। महासभा अछूतों की सबसे बड़ी महासभा थी। इसके अंदर भीमराव अम्बेडकर को भी चंदा वगैरह करके सभा की गई, इनको आमंत्रित भी किया गया था। और ये थी 19-20 मार्च 1926 को थी, शायद 1926 को, 19-20 मार्च 1926 को थी प्रथम महासभा, मान लो सबसे बड़ी महासभा थी। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर को क्या कि आमंत्रित किया गया था। जब ये वहां पर गए तो इनका बहुत तालियों से और भीमराव अम्बेडकर की जय जयकार से इनका स्वागत किया गया। उन्होंने वहां पर भाषण दिया कि सबसे पहले मैं तुम्हें विचारों में दृढ़ता लाने के लिए रखनी चाहिए, कि सबसे पहले हमें विचारों में दृढ़ता रखनी चाहिए। हमें अपने अधिकार मांगने से नहीं, लड़ाई लड़ने से मिलेंगे, छीनने पड़ेंगे। ऐसे इन्होंने अपने हकों के लिए आवाज उठाओ, ऐसे इन्होंने भाषण दिया और सभी ने इनकी जय जयकार की। इसके बाद भीड़ ने ताली बजाई और ये वहीं पर एक तालाब है, चौदार तालाब। चौदार तालाब में ये गए और वहां पर इन्होंने अपने हाथों से पानी पिया, क्योंकि वहां पर दलितों को पानी वगैरह नहीं पीने दिया करते थे। तो वहां पर गए ये सभी भीड़ के साथ और वहां से अपने हाथों से इन्होंने पानी पिया। इसके बाद वहां पर विश्वेश्वर मंदिर है, वहां पर भोज का आयोजन किया। भोज का आयोजन करते समय इनके ऊपर थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ था। तो ये साधारण जनता थी, भीड़ थी, लेकिन साधारण जनता थी, इनके पास कुछ नहीं थे। जो लाठीचार्ज किया था सुवर्ग के लोग, उनके पास लाठी डंडे हथियार थे। तो यहाँ पर काफी जनता को चोट भी आई थी। फिर अगले दिन भीमराव अम्बेडकर बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने भीड़ से कहा कि आज हम चौदार तालाब पर अधिकार कर लेंगे। और ये सभी भीड़ वहां पर गई, सभी ने वहां पर पानी पिया, लेकिन वहां पर पुलिस वगैरह कुछ नहीं बोली, क्योंकि इन्हें पता था कि भीड़ ज्यादा है और उससे यानी कि उसके ऊपर लाठीचार्ज करना अच्छी बात नहीं है। तो वहां पर क्या है कि इन्होंने विजय कर ली चौदार तालाब को, और वहां पर ये अपनी इनकी सभा समाप्त होती है। इसके बाद क्या है कि एक आता है साइमन कमीशन। एक साइमन कमीशन भी आता है भारत में। साइमन कमीशन के से मिलने भी भारत गए थे भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने दलितों की समस्या रखी थी, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष ने भी कहा था कि ठीक है, आपकी समस्या मानी जाएगी। और गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी। गोलमेज सम्मेलन में भारत में बहुत बड़े बड़े नेता गए थे, उसमें भी इन्होंने समस्या रखी। वहां पर महात्मा गांधी और इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, यानी मतभेद हो गया था। ये क्या कि दलितों के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र थे, जो विधानसभा की और लोकसभा की सीटें थी, वहां पर इनका निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे और गांधी जी इनको सीमित रखना चाहते थे। इसी के बारे में थोड़ी इनकी क्या हो कि नोकझोंक भी हो गई थी। और फिर महात्मा गांधी जैसे भारत आए तो उन्हें आंदोलन किया, और आंदोलन में उन्हें क्या है कि पुनः जेल में डाल दिया गया। वहां पर उन्होंने ये कर लिया था, आमरण अनशन का भूख हड़ताल कर ली थी। और थोड़ी भीमराव अम्बेडकर ने फिर भीमराव अम्बेडकर से कस्तूरबा गांधी ने कहा कि बापू की देश को जरूरत है और आप मान जाइए, कोई बीच का रास्ता निकालिए जिससे भूख हड़ताल खत्म हो। तो इन दोनों ने समझौता कर लिया। तो इस समझौते में कुछ शर्तें थी कि निर्वाचन क्षेत्र में संख्या बढ़ाई जाएगी दलितों की, और ऐसे कुछ शर्तें थी। और इसे महात्मा गांधी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था, महात्मा गांधी ने। इसके बाद में ये घर आए, तो घर आए तो इन्हें पता चला, भीमराव अम्बेडकर जी घर आए तो इन्हें पता चला कि इनकी पत्नी थी रमाबाई, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो इन्होंने अपने पुत्र यशवंत से कहा कि क्या तुमने अपनी माता श्री को दिखाया नहीं, किसी डॉक्टर को दिखाते। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से दिखा लिया है, उन्होंने जवाब दे दिया है। तो ये बोले कि मैं कुछ करता हूं, लेकिन रमाबाई ने कहा कि नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब आप यहीं पर रुको। तो कुछ बातें हुई, इसके बाद रमाबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु, यानी पत्नी रमाबाई की क्या हो जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है। पत्नी रमाबाई की मृत्यु हो गई।
इसके बाद इस मृत्यु से उन्हें बहुत आघात पहुंचा, यानी कि ये अकेले एकांत रहने लगे। वैराग्य कैसे पड़ा, तो ये अलग एकांत रहने लगे, भगवा पहनने लगे, वैरागी की तरह रहने लगे, सिर मुंडवा लिया। तो इसी वजह से उनका नाम बाबा पड़ गया, यानी इनका नाम फिर पड़ गया बाबा साहेब। अब इनका पूरा नाम हो गया, यानी डॉक्टर की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। पहले था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब इनका हो गया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम हो गया। फिर ये धीरे धीरे क्या है कि राजनीति में दोबारा आने लगे, तो इनका नाम बाबा साहब हो गया। अब इनकी पत्नी की मृत्यु की बाद पहली कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, मेवला कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर भीमराव ने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की, तो इससे बहुत लोगों को यानी कि आश्चर्यचकित भी हुए कि क्या करें, लेकिन इनके साथ कोई तर्क नहीं करना चाहता था, क्योंकि इतनी तर्क करने लायक इनके सामने कोई किसी का सामर्थ्य नहीं था। क्योंकि एक तो बाहर पढ़ के आए थे, सभी देशों का संविधान भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा जानकार थे, तो कोई इनके साथ तर्क नहीं करना चाहता था। तो इन्होंने कहा ताकि हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। ऐसे चलती गई, फिर देश का बंटवारा हुआ, और देश का बंटवारे के बाद फिर स्वतंत्रता हो गया, देश आजाद हो गया। उसके बाद आता है संविधान निर्माण। अब संविधान निर्माण में बाबा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर पूरा बताने लगे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर का तबीयत भी थोड़ी खराब होने लगी, इनका मधुमेह रोग था, और इन्हें मुंबई का अस्पताल था उस समय, मावलंकर अस्पताल, वहां पर इन्हें भर्ती कराया गया था। वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, सविता या शारदा कबीर लेडी डॉक्टर थी। उस लेडी डॉक्टर ने इनका इलाज किया, ये थोड़े स्वस्थ होने लगे, और फिर इन्होंने उन लेडी डॉक्टर से विवाह भी कर लिया था, यानी दूसरा विवाह कर लिया सविता या शारदा कबीर से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। फिर इन्होंने संविधान निर्माण किया, तो संविधान निर्माण में सबसे बुद्धिमान थे। वहां पर इन्होंने दलितों के लिए बहुत ज्यादा आरक्षण की मांग की थी, और उनके लिए बहुत कुछ किया था, बहुत सुधार किए थे इन्होंने। और ये संविधान निर्माण में कानून मंत्री भी रहे थे। फिर संविधान बन गया। इसके बाद में इन्होंने एक बिल पेश किया, हिंदू कोर्ट बिल, कानून लाना चाहते थे हिंदू कोर्ट बिल, जिसका विरोध सबसे पहले पंजाब में हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये मना कर दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके पक्ष में थे। ऐसे करते हुए इनका बिल माना नहीं गया, यानी बिल को अस्वीकार कर दिया गया, प्रस्ताव पास नहीं हुआ। फिर ये घर आ गए वापस, संविधान बना दिया, दलितों के लिए बहुत कुछ कर दिया। फिर ये घर आ गए और वहां से उदास हो गए, और वहां पर इन्होंने क्या है कि अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री थे, इस पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर इन्होंने तारीख थी 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 की तारीख थी। तो इन्होंने बौद्ध जो धर्म परिवर्तन की तारीख रखी थी वो ये रखी थी। जब इनका धर्म परिवर्तन का समय आ गया था तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। नागपुर में सभा की 14 अक्टूबर 1956 को, और बौद्ध धर्म को इन्हें स्वीकार किया। और बुद्धम शरण गच्छामि कहकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद धीरे धीरे ये राजनीति से तो मुंह मोड़ चुके थे, और थोड़ा बीमार भी रहने लगे मधुमेह रोग के कारण। फिर उनकी पत्नी और इनके पुत्र ने इनकी अच्छी सेवा की, और साथ वालों ने सेवा की। फिर आता है इनका महान निवारण का समय, मधुमेह रोग से 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को, और ये थे दिल्ली के अंदर इनका महानिवारण हो गया। 6 दिसंबर 1956 को इनका महानिवारण हो गया, और फिर इन्हें दिल्ली से मुंबई लाया गया, और वहीं इनके पुत्र दिल्ली से इन्हें लाया गया मुंबई। वहीं इनके पुत्र यशवंत ने इन्हें मुखाग्नि दी। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुछ अनसुने किस्से।
और वैसे तो आप सभी इनके बारे में जानते ही हो, ये कितने महान थे और इन्होंने कितना कुछ किया। लेकिन इससे प्रेरणा मिलती है हमें कि देखिए कितना छोटे से परिवार में होकर भी, यानी कितने जैसे महान जाति में थे, उसमें बहुत छुआछूत थी, छोटे से वर्ग से निकलकर इन्होंने पूरे विश्व में सभी के लिए क्या कि प्रेरणा का स्रोत बन गए, प्रेरणा का स्रोत बन गए। पूरा विश्व आज इनका आभारी है, क्योंकि इन्होंने जो संविधान की निर्माण की, क्योंकि सभी देशों के संविधान के ज्ञाता थे, सभी देशों का संविधान पढ़ा हुआ था उनका, और उस सभी देशों के संविधान को इन्होंने पढ़कर जो भारत का संविधान बनाया वो अद्वितीय और अतुल्य है। तो आज उनकी जयंती 130वीं जयंती है, 14 अप्रैल 2021 को आज उनकी 30वीं जयंती है, 130वीं जयंती है। इसके ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी को शेयर करें ताकि इनके बारे में और सभी भी जान सके। ओके, थैंक यू, बाय।